Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में आज हमारा 5th लेक्चर है और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है। और उसकी बिल्कुल लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में, फिर मैं आप लोगों के साथ कुछ MCQs डिस्कस करूंगा। बेटा ये वो MCQs है जो पिछले कई सालों से ईटा टेस्ट में कई बार रिपीट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बेस यूनिट से। फर्स्ट हेडिंग लगा ले, बेस यूनिट्स। अच्छा बेटा, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास जो क्वांटिटीज़ है वो 2 टाइप की होती हैं। एक क्वांटिटीज़ ऐसे होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और दूसरा टाइप हमारे पास इस तरह था जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, और हमारा जो वास्ता पड़ता है फिजिक्स में वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ होता है। अच्छा ज़रा रिकॉल करें, मेजरमेंट का मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजरमेंट का मतलब होता है किसी क्वांटिटी का उसकी यूनिट के साथ कंपैरिजन करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटीज़ हम मेजर करते हैं, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, तो लाजमी तौर पर उनके हमारे पास यूनिट होने चाहिए। तो चूंकि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ फिर 2 तरह की थी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जो हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनकी यूनिट्स को हम कहेंगे बेस यूनिट्स, और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनकी यूनिट्स को हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। और फिर लास्ट में फिर हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के ऊपर। तो इसका फर्स्ट डिफिनीशन मैं इस तरह लिख सकता हूँ, दैट द यूनिट्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़, PQ आप लोगों को मतलब याद होगा, मैंने बताया था कि PQ का मतलब होगा फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट डिफिनीशन जो मैंने लिखा, द यूनिट्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। या बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने इस तरह भी डिफाइन किया था कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि अदर क्वांटिटीज़ से डिराइव ना हो। अगर मैं बेस यूनिट्स को डिफाइन करना चाहूँ तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसी यूनिट्स जो कि अदर यूनिट से डिराइव ना हो, तो ऐसी यूनिट्स को हम कहेंगे बेस यूनिट्स। तो बेटा सेकंड डिफिनीशन लिखे, दोज यूनिट्स विच आर not derived from other units। क्लियर? ओके। एक थर्ड डिफिनीशन जो कि मैंने बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ का भी आप लोगों को करवाया था, मैंने आप लोगों से कहा था कि द मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस। तो अगर मैं यूनिट के लिए ये डिफिनेशन इस्तेमाल करना चाहूँ तो हमारे पास इस तरह आएगा, द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ विच अदर यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस। तो बेटा थर्ड डिफिनेशन आ जाएगा, द मिनिमम number of units in terms of which other units can be expressed, जिनके टर्म्स में जो है हम अदर यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सके। तो ये हमारे पास बेस यूनिट्स के हो गए 3 डिफिनीशन। अच्छा अभी ज़रा याद करें, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ की तादाद हमारे पास 7 थी। तो अगर फिजिकल क्वांटिटीज 7 होंगे तो उनके यूनिट्स भी हमारे पास 7 होंगे। तो बेटा लिखिए, दे आर 7 इन नंबर। इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद हमारे पास 7 है। अच्छा एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? तो बेटा बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो एग्जांपल आप लोगों ने अगर टेबल देखी हो, मैंने आप लोगों को कहा भी था, तो वो क्वांटिटीज़ हमारे पास लेंथ था, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, 7 क्वांटिटीज़ थी। तो इनकी जो हमारे पास यूनिट्स है, लेंथ को हम बेटा मेजर करते हैं मीटर में, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पेयर में, एटसेट्रा। 7 हमारे पास जो है वो यूनिट्स हैं। अभी हम बात करेंगे डिराइव यूनिट्स की। तो बेटा याद करें, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का मैंने आप लोगों को जो डिफिनीशन कराया था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव हुए हो,
ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम डिराइव क्वांटिटीज कहेंगे। तो अगर मैं डिराइव यूनिट्स का डिफिनीशन लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ दैट दोज यूनिट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स। एक डिफिनीशन हमारे पास ये आ गया। तो पहले हेडिंग लगा लें डिराइव्ड यूनिट्स। तो एक तो हमारे पास डिफिनीशन इस तरह से आ गया कि दोज यूनिट्स which are derived from base units, जो कि बेस यूनिट से डिराइव हुई हो, तो ऐसी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं डिराइव यूनिट्स। और किस तरह से डिराइव होंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फ्रॉम बेस यूनिट्स, बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्लियर है? क्या मतलब हुआ, अगर हम दो या दो से ज़्यादा बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसकी रिजल्ट में हमारे पास जो है एक नया यूनिट बनेगा और उस यूनिट को हम कहेंगे डिराइव यूनिट। क्लियर है? अच्छा, अगर सेकंड डिफिनीशन में लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। तो लिखिए द यूनिट्स ऑफ derived physical quantities are called derived units। क्लियर है? अच्छा, इनकी तादाद, तो इनकी तादाद जो है उनकी हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी आप लोगों को बताया था, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में, कि इनकी हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, नए क्वांटिटीज़ और नए यूनिट्स बनते हैं। अच्छा, इनकी एग्जांपल्स क्या होगी? एग्जांपल्स, तो बेटा देखिए हमारे पास स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर पर सेकंड। इसी तरह से एरिया हमारे पास है, उसका जो यूनिट है मीटर स्क्वायर है। इसी तरह से वॉल्यूम लेट से हमारे पास मीटर क्यूब है। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, एटसेट्रा। ये सारे हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अभी ज़रा देखिए, यहाँ पर जो बेस यूनिट्स का मैंने डिफिनीशन लिखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ विच अदर यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस। तो अभी इसी डिफिनीशन को ज़रा यहाँ पर वेरीफाई कर दे हैं कि क्या ये बात सच है कि ये ऐसी यूनिट्स है जिनके टर्म्स में हम अदर यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हैं, और जो अदर यूनिट्स हम एक्सप्रेस करते हैं उनको हम बेसिकली डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो अभी हमने देखना है कि क्या ये जो डिराइव यूनिट्स है ये क्या बिल्कुल वही बेस यूनिट्स के टर्म्स में है या फिर हमने ऐसी ही कोई यूनिट्स बनाए हैं। तो बेटा ज़रा देखिए, मीटर पर सेकंड, क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ दैट मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो मीटर हमारे पास लेंथ का यूनिट है और सेकंड हमारे पास टाइम का यूनिट है। तो असल में क्या हुआ है, एक बेस यूनिट जो है वो दूसरे बेस यूनिट के ऊपर डिवाइड हुआ है और उसकी रिजल्ट में एक नया यूनिट बना है। इसी तरह से अगर हम बात करें मीटर स्क्वायर की, ये हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर की, इसका क्या मतलब है मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। तो असल में दो बेस यूनिट्स जो है वो मल्टीप्लाई हुई है और उसकी रिजल्ट में एक नया यूनिट बना है। इसी तरह से मीटर क्यूब, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर। इसी तरह से अगर हम न्यूटन को देखें तो न्यूटन हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट है, इसको हम अभी एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ बेस। सो न्यूटन हमारे पास जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। F इक्वल टू एम एस है, वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 7 ऐसी यूनिट्स हैं जिनके टर्म्स में हम अदर यूनिट्स को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर? ओके, इसके बाद हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। तो हेडिंग लगा लें सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है बेटा याद रखिए ये हमारे पास एक थर्ड ग्रुप ऑफ यूनिट्स है। ये यूनिट्स का हमारे पास एक तीसरा ग्रुप है। अच्छा, जब ऑलरेडी 2 ग्रुप्स मौजूद थे तो फिर तीसरे ग्रुप बनाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी? बेटा इस बात को ज़रा ध्यान से सुने। इस ग्रुप में जो यूनिट्स मौजूद है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो न तो बेस यूनिट्स की तरह है और ना ही वो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स की तरह है। अच्छा, क्या मतलब हुआ इस बात का? तो ज़रा देखें, बेस यूनिट्स की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है कि अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी रिजल्ट में हमारे पास एक नया यूनिट बनेगा। तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो हमारे पास है अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई भी करें तो इसकी रिजल्ट में कोई नया यूनिट नहीं बनता। तो इनमें जो है बेस यूनिट्स की प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है।
अच्छा, डिराइव्ड यूनिट्स की प्रॉपर्टी क्यों मौजूद नहीं है? तो बेटा डिराइव्ड यूनिट का हमने पढ़ा था कि ऐसी यूनिट्स जो कि बेस यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से बने हो। यहाँ पर जो हमारे पास यूनिट्स है सप्लीमेंट्री, तो ये बिल्कुल भी बेस यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से नहीं बने हैं। अच्छा, ये यूनिट कौन से हैं? तो ये हमारे पास प्योरली ज्योमेट्रिक यूनिट्स है और इनको हम यूज़ करते हैं एंगल मेजरमेंट के लिए। ये यूनिट कौन कौन से हैं? तो इनमें एक हमारे पास रेडियन है और दूसरा स्टेरेडियन है। सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स है इस ग्रुप के अंदर। तो बेटा लिखिए, इट इज़ अ थर्ड ग्रुप ऑफ यूनिट। ये हमारे पास जो है एक थर्ड ग्रुप ऑफ यूनिट्स है। ये यूनिट्स का जो है एक थर्ड ग्रुप है। क्लियर है? These units are neither base nor derived। ये जो यूनिट्स है तो ये न तो बेस की तरह है और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स की तरह है। जिस तरह मैंने भी आप लोगों को समझाया कि न तो इनके मल्टीप्लिकेशन से कोई नई यूनिट्स बनते हैं और न ये खुद दूसरे यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से बने हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद लिखिए, this group contains only 2 units। इस ग्रुप के अंदर जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट्स मौजूद हैं और ये दोनों जो यूनिट हैं दे आर प्योरली ज्योमेट्रिक यूनिट्स। ये जो है खालिसतन हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक यूनिट्स है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम एंगल मेजरमेंट के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। इनकी एग्जांपल क्या है? इसकी जो एग्जांपल है, एक हमारे पास है रेडियन और दूसरा हमारे पास है स्टेरेडियन। एक को हम यूज़ करते हैं 2 डायमेंशनल एंगल को मेजर करने के लिए रेडियन को, और स्टेरेडियन यूज़ होता है टू मेजर 3 डायमेंशनल या सॉलिड एंगल। ये जो 2 नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, रेडियन और स्टेरेडियन, तो बेटा ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक से इनके ऊपर रेडियन के ऊपर एक लेक्चर होगा, बहुत ही डिटेल लेक्चर, और इसी तरह से फिर स्टेरेडियन के ऊपर एक डिटेल लेक्चर होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस किया। आई होप ये चीज़ें तो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी ने इससे स्क्रीनशॉट लेनी हो तो जल्दी से ले ले, फिर मैं ये MCQs आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। ओके, मैं इस तरह करता हूँ, ये दरमियान वाला मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा देखिए, जो MCQs मैंने चंदक यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसमें जो फर्स्ट MCQ मैंने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ। इनमें से कौन सा जो है वो लेंथ का यूनिट नहीं है? तो ज़रा ऑप्शंस को देखिए, माइक्रोन, आंगस्ट्रम, रेडियन, और जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज लाइट ईयर। तो ज़रा देखिए बेटा, एक हमारे पास है माइक्रोन। माइक्रोन को हम कह सकते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, और मीटर का मतलब तो मीटर होता है ना, ये हमारे पास लेंथ का यूनिट है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि माइक्रोन जो है वो असल में लेंथ का ही यूनिट है। अच्छा ठीक है, आंगस्ट्रम को देखिए, ये भी आपको एक नया टर्म नज़र आ रहा है। आंगस्ट्रम जो है हमारे पास, तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है मेरे ख्याल में, चैप्टर 1 की जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें मेरे ख्याल में फर्स्ट न्यूमेरिकल था। तो आंगस्ट्रम वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा है दैट 1 आंगस्ट्रम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर, विच मीन्स दैट ये भी हमारे पास क्या है, एक लेंथ का ही यूनिट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है रेडियन। तो ज़रा देखिए, रेडियन का तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो यूनिट है ये असल में हम यूज़ करते हैं टू मेजर प्लेन एंगल, एंगल को मेजर करने के लिए, 2 डायमेंशनल एंगल को मेजर करने के लिए। तो ये हमारे पास जो है लेंथ का यूनिट नहीं हो सकता। लेकिन ज़रा लास्ट ऑप्शन को देखिए, लाइट ईयर। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि लाइट ईयर भी तो लेंथ का यूनिट नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। अगर आपको लगता है कि लाइट ईयर जो है, चूंकि इसमें ईयर का टर्म है तो ये असल में टाइम का यूनिट है, तो बेटा बिल्कुल भी इस तरह नहीं है। लाइट ईयर ही अपने आप में एक MCQ है, वो मैंने यहाँ पर लिखना था, लेकिन फिर मैंने सोचा चले यहाँ पर मैं डिस्कस कर लूँगा, उसकी बजाय मैंने एक दूसरा MCQ लिखा।
लाइट ईयर जो है बेटा, लाइट ईयर हमारे पास लेंथ का ही एक यूनिट है। लाइट ईयर को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? तो जब हम स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पर डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं स्टार्स के दरमियान में, गैलेक्सीज के दरमियान में, कि उसको हम किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते। तो वहाँ पर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं लाइट ईयर। अब लाइट ईयर का क्या मतलब है? लाइट ईयर का मतलब ये है कि लाइट एक साल के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस कहलाएगा 1 लाइट ईयर। और लाइट की स्पीड आप लोगों को पता है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, तो ये एक बहुत बड़ा लंबा फासला होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास लेंथ का ही एक यूनिट है। क्लियर? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज रेडियन। रेडियन जो है वो लेंथ का यूनिट नहीं है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डैश मीटर। तो इसके ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, ऑप्शंस जो जगह घेर रही थी तो उसकी बजाय मैंने दूसरा एमसीक्यू लिखा है। अच्छा, 1 लाइट ईयर जो है वो कितने मीटर्स के बराबर होती है? तो बेटा ज़रा देखिए, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, इसके अंदर हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा, इसको हमने मालूम करना है डिस्टेंस। अच्छा ज़रा देखिए, स्पीड का हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी। क्लियर है? अगर मैंने डिस्टेंस को निकालना हो सो एस इज इक्वल टू v इंटू टी आ जाएगा। अभी टाइम तो हमें गिवन है, 1 ईयर का टाइम है हमारे पास। क्लियर है? लेकिन स्पीड हमारे पास कितना होगा? तो बेटा देखिए, लाइट ईयर है, लाइट के लिए हमने मालूम करना है, तो लाइट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन करेगी ना। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर मैं लिखूँगा एस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर? और टाइम, तो एक साल के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? तो ज़रा देखिए, एक साल के अंदर जो हमारे पास है 365 डेज हो गए। क्लियर? अच्छा, हर एक दिन के अंदर जो हमारे पास है 24 घंटे हो गए। अभी हर एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स हो गए, और हर एक मिनट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इससे आप लोगों के पास जो है वो मीटर में डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेटर से करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है 10 टू द पावर 8 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू डैश न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोगों को एक प्रेशर गिवन है जिसकी यूनिट्स जो है वो सीजीएस सिस्टम में गिवन है। आप लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब एमकेएस या एमकेएस की जगह एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए, डेटा जो गिवन है 10 टू द पावर 8 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैंने कन्वर्ट करना है किस चीज़ में? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन्स। क्लियर हो गया? और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी हमारे पास बराबर होता है 10 टू दी पावर -2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर -2 और इसका होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर मीटर, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ज़रा निकाल करें, 10 टू दी पावर 5 डाइन्स जो होते हैं ये हमारे पास बराबर होता है 1 न्यूटन के। तो क्या मैं इसकी बजाय 1 न्यूटन लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो दिस इज 10 टू दी पावर 3 इंटू 1 न्यूटन, तो मैं सिर्फ न्यूटन लिख दूंगा, 10 टू दी पावर 5 डाइन्स की जगह मैंने न्यूटन लिखा। और यहाँ पर देखिए, बेस हमारे पास 1 है और इसके जो एक्सपोनेंट्स है तो वो हमारे पास 2 बन रहे हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर बेस 1 हो और एक्सपोनेंट्स 2 बन रहे हो तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10 टू दी पावर -4 इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है। क्लियर है? अच्छा, अभी इसको ऊपर शिफ्ट करें, सो 10 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर +4 बन जाएगा, एंड दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज 10 टू दी पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमने इसको कन्वर्ट किया इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये था एमसीक्यू नंबर 3। अच्छा, 4 को देखें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिटन इन देयर प्रॉपर यूनिट्स एक्सेप्ट।
नीचे आप लोगों को कुछ ऑप्शंस गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि ये सारे जो है इनकी प्रॉपर यूनिट्स के टर्म्स में गिवन है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा है जो कि प्रॉपर यूनिट्स के टर्म में नहीं लिखा गया है। तो आपके ऑप्शन है E इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा हमारे पास है प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तीसरा हमारे पास है A इज इक्वल टू m स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। तो चलो देखिए गेस लगा लें, ये वाला भी हमें पता है, एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर है, तो वहाँ पर पूछ रहे कि कौन सा वाला जो है प्रॉपर यूनिट्स के टर्म में नहीं लिखा गया है, तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता ना। अच्छा ये वाला भी प्रेशर का यूनिट अभी मैंने आप लोगों से कहा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये वाला भी करेक्ट नहीं हो सकता, तो फिर तो ऑल ऑफ देम भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए, दैट E इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा क्लियर है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या वाकई ये सही ऑप्शन है। तो ज़रा देखिए बेटा, एनर्जी जो हमारे पास होती है इसका यूनिट होता है जाउल, और जाउल हमारे पास बराबर होता है न्यूटन इनटू मीटर के, फिर ये न्यूटन हमारे पास बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर अपनी जगह पर, सो जाउल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पर होना चाहिए था किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि यहाँ पर जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कोई बता सकता है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है? तो बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये असल में फोर्स का यूनिट होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो हमारे पास फोर्स का यूनिट होता है, एनर्जी का नहीं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट MCQ, if P is the momentum of an object of mass m, then the unit of the expression P square by m is similar to dash। आपके ऑप्शन है फोर्स, पावर, एनर्जी एंड नन ऑफ देम। देखते हैं कि इससे क्या आता है, ज़रा गेस करें शाबाश, कौन सा वाला आएगा आपके ख्याल में? तो अगर किसी ने काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा हो, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो उसको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन सा वाला करेक्ट है। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो इंशाल्लाह वेट करें, चैप्टर 4 में मैं आप लोगों को कराऊंगा ये। अच्छा ज़रा देखिए, अगर P हमारे पास मोमेंटम है और M जो है वो हमारे पास मास है, तो इसका जो यूनिट बनेगा वो किसकी तरह फिर होगा? तो ज़रा देखिए बेटा, लिखिए P स्क्वायर डिवाइडेड बाई M, तो मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है, और इसका स्क्वायर ले लें। ज़रा देखिए, मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास के लिए किलोग्राम और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड। क्योंकि यहाँ पर P स्क्वायर है तो इसका मैंने होल स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पर मास है तो मास का यूनिट हमारे पास होता है kg। अच्छा ये स्क्वायर जो है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो ये बन जाएगा किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर -1 है, -1 इंटू 2, तो ये हमारे पास -2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखना है कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होना चाहिए? फोर्स का होना चाहिए, पावर का होना चाहिए, एनर्जी का होना चाहिए, या फिर नन ऑफ देम। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो एनर्जी का यूनिट मैंने आप लोगों को समझाया, तो उससे भी यही फॉर्म आया था, एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने कहा था कि इसका यूनिट जूल है, जूल फिर बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के, फिर न्यूटन जो है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और ये मीटर अपनी जगह पर, मीटर इंटू मीटर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज इक्वल टू जूल, जो कि हमारे पास जूल की तरह है। और जूल किस चीज़ का यूनिट होता है बेटा? जूल यूनिट होता है एनर्जी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एनर्जी, ऑप्शन सी। क्लियर? तो बेटा आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और उसके बाद मैंने कुछ MCQs यहाँ पर सॉल्व किए। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम रेडियन को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर मैं चंद एक MCQs भी सॉल्व करूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।